हेलो मिस्टर, वेलकम टू बैक माय चैनल। नहीं, एमएससी सेकंड सेमेस्टर में हम जो फिजिकल केमिस्ट्री है, एमएससी सेकंड सेमेस्टर में फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा थर्ड पेपर है, तो हम उसकी स्टडी करेंगे। थर्ड पेपर में हमारा जो सबसे थर्मोडायनेमिक, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक है। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक ये अगर पढ़ना चाहो तो वो अलग सिस्टम होता है। उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो होता है, ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की बात करें तो इसके तीन लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। लेकिन एक उसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भी आता है। जो थर्मोडायनेमिक का लॉ होता है, एक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भी होता है, जिसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहा जाता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में कहा गया है, यदि कोई सिस्टम, यदि ए और बी के साथ कनेक्टेड हो, बी सी के साथ हो, तो ये दोनों तीनों इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। जब तीनों सिस्टम होते हैं इक्विलिब्रियम में होते हैं, इस जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग कहा गया। अभी मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये फिजिकल केमिस्ट्री का है। फिर उसके बाद आता है लिमिटेशन, आ जाती है जीरोथ लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जीरोथ लॉ की लिमिटेशन क्या क्या लिमिटेशन थी उसमें, जिसको हम लिमिट्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है उसको कन्वर्जन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, जिसमें एनर्जी का कन्वर्जन होता है कि सिस्टम से सराउंडिंग में आता है, सराउंडिंग से सिस्टम में आता है, या एनर्जी वर्क से हीट में कन्वर्ट होती है, हीट से वर्क में कन्वर्ट होती है। तो इसकी स्टडी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में की जाती है, जिसको लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। तो इसकी इसमें लेकिन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है, इसका डेरिवेशन होता है, लेकिन जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक होता है, उसका डेरिवेशन ही होता है। वहीं उसके बाद अगर हम इसकी लिमिटेशन की स्टडी करेंगे, इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए भी पढ़ेंगे, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फिर इसकी लिमिटेशन की स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब देखिए, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, मतलब जो एनर्जी होती है, मान लीजिए कि सिस्टम को आपने एनर्जी दी है कि वो 100% वर्क करेगी, वो एनर्जी 100% वर्क नहीं करती है। तो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक था उसमें मैनी लिमिटेशन दी गई थी, लेकिन इसका कोई डेरिवेशन नहीं था, इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी। एक्सपेरिमेंट के बेस पे इसको डिफाइन किया जा सकता था, एक्सपेरिमेंटल। नहीं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की बात करें, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंट्रोपी पे बेस होता है। एंट्रोपी होता है जिसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंट्रोपी। अब देखिए एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी एक फंक्शन होता है जो टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर का फंक्शन होता है। फिर एंट्रोपी को डिफाइन किया जाता है, लेकिन जो एंट्रोपी होती है एक टाइम में सिर्फ दो वेरिएबल वैल्यू पे ही डिपेंडेंट होती है। जैसे प्रेशर को कांस्टेंट रख लीजिए, टेम्परेचर और वेपर पे होगी, वेपर को कांस्टेंट रख लीजिए, टेम्परेचर और प्रेशर पे होगी, फिर प्रेशर को कांस्टेंट रख लीजिए, टेम्परेचर और वॉल्यूम पर होगी। तो ये जो थर्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है वो एंट्रोपी पे बेस होता है। एंट्रोपी की वैल्यू को निकाला जाता है। देखिए एंट्रोपी, मान लीजिए कोई भी सॉलिड सिस्टम होता है, लिक्विड सिस्टम, लिक्विड क्रिस्टल होता है, सॉलिड क्रिस्टल होता है, कोई लिक्विड होता है, लिक्विड प्रोडक्ट प्योर लिक्विड होता है, कोई सा भी कंपोनेंट प्योर लिक्विड होता है, उसका जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है। अब मान लीजिए एंट्रोपी, किसी का टेम्परेचर जीरो है, किसी भी कंपोनेंट को जीरो टेम्परेचर पे हीट किया जा रहा है, तो जब हीट किया जाएगा तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर वो जीरो टेम्परेचर पे है तो वहाँ एंट्रोपी जीरो होगी। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग। इसका एक डेरिवेशन होता है, हम डेरिवेशन को भी बताएंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये इसका डेरिवेशन है। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की बात करें। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक या लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। देयर आर मेनी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सबसे पहले हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की स्टडी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इन 19 जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो होता है, जो जीरोथ लॉ होता है, वो कब दिया गया है?
ये एक साइंटिस्ट थे आर एच फॉलर ने 1931 में जीरोथ लॉ को दिया, जिसको जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक के नाम से जाना जाता है। और इस जो ये लॉ था, इस लॉ के अकॉर्डिंग था कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए एक जैसे ए सिस्टम सी के साथ है, ए इज इक्वल टू सी, तो ए सी के साथ तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ए बी के साथ भी इक्विलिब्रियम में होता है कि तो सेपरेटिव सिस्टम होते हैं, लेकिन यदि एक के साथ इक्विलिब्रियम में है तो वो बी के साथ भी इक्विलिब्रियम में होगा। वो एक थ्योरी में उसने वो लिखा। In 1931, scientist R.H. Fowler gave a law of thermodynamics which is known as zeroth law of thermodynamics. According to this law, two systems are in equilibrium separately with a थर्ड सिस्टम। दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेपरेटली थर्ड सिस्टम के साथ भी इक्विलिब्रियम में होते हैं। थर्मल या टेम्परेचर आल्सो विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब जो ये सिस्टम होता है जीरोथ लॉ में बताया उसने, यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, इसकी जो थर्मल या टेम्परेचर, जो थर्मल होता है वो हीट होती है, हीट का मीनिंग टेम्परेचर से होता है, तो थर्मल या हीट आल्सो विल बी इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू डायग्राम। इफ सिस्टम ए, ये डायग्राम ही है, यदि इफ सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी, यदि सिस्टम ए सिस्टम बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, तो देन सिस्टम सी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम ए। यदि ए सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो सी बी के साथ भी होगा, बी ए के साथ भी इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होगा। ये उसने थ्योरी में कहा। इफ according to diagram, if system A is thermal equilibrium with system B, then system B thermal equilibrium with system A, and system B is in thermal equilibrium with system A, system A या system C, system A के साथ system B, system C के साथ thermal equilibrium में होगा। Then according to zeroth law of thermodynamics, system A is in thermal equilibrium with system B। बस वो थ्योरी लिखी, सिर्फ इसका आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए, वो मैंने लिख दिया। तो आप अपने अकॉर्डिंग किया, ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है। यदि सी बी के साथ है तो सी ए के साथ भी इक्विलिब्रियम में होगा, ए बी के साथ है तो ए सी के साथ भी इक्विलिब्रियम में होगा। इसमें सिर्फ थ्योरी में ये बोल रहा है। तो उसके बाद नाउ सपोज ने कहा कि सपोज करिए जो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए होता है, यदि सिस्टम ए का टेम्परेचर टी ए हो और बी सिस्टम का टेम्परेचर टी बी हो, और सिस्टम सी का टेम्परेचर टी सी हो, तो देन टी सी इज इक्वल टू टी ए इज इक्वल टू टी बी। तो टी सी टी ए के इज इक्वल टू होगा, टी बी के भी इज इक्वल टू होगा, टी ए टी बी के भी इज इक्वल टू होगा, टी सी के भी इज इक्वल टू होगा। तो उसने नाउ सपोज बोला कि इफ नहीं, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सी, टी ए टी बी टी सी, कुछ और नहीं करना, ये करना है अकॉर्डिंग टू zeroth law of thermodynamics, temperature of system A will be equal system B and system C। वो उसने बस ये जो ये लिखा हुआ है ना, उसको बस उसने यहाँ पर आप लिख दीजिए कि जो अकॉर्डिंग टू zeroth law system A is equal to system B is equal to system C, system C is equal to system A। तो ये घूम फिर के सर्किल की तरह हो गया, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लिमिटेशन ऑफ zeroth law of thermodynamics, नहीं उसकी लिमिट की बात करें हम, जो लिमिटेशन होती है zeroth law of thermodynamics just tell about the equality of temperature, it does not tell about the heat of transfer। अब देखिए उसने बताया जो zeroth law of thermodynamics होता है, जिस वो इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर को बताता है, जो टेम्परेचर की इक्वलिटी होती है उसे बताता है, वो हीट किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है उसको नहीं बता रहा है। टेम्परेचर की इक्वलिटी तो बता रहा है कि ए सिस्टम की जो यदि टेम्परेचर 50 है सिस्टम ए का, तो सिस्टम बी का टेम्परेचर भी 50 ही होगा, और यदि बी का 50 है तो सी का भी 50 ही टेम्परेचर होगा, 50 डिग्री पर टेम्परेचर होगा। लेकिन ये ट्रांसफर कैसे हो रहा है ये नहीं बताता है कि वो हीट ट्रांसफर कैसे हो रही है, ये तीनों का इक्विलिब्रियम में आ कैसे रहा है, तीनों का तीनों इक्वल कैसे होता है, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। लेकिन बस उसने इक्विलिटी बता दी कि तीनों सिस्टम, अगर दो सिस्टम है तो उनकी इक्विलिटी एक दूसरे इक्विलिब्रियम में होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, और यदि तीन सिस्टम है तो तीनों भी इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो हीट ट्रांसफर को नहीं बता पाया।
it does not tell about the energy conversion। अभी उसने बताया कि एनर्जी के जो एनर्जी का ट्रांसफर, उसने बताया एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज तो बता रहा है, लेकिन एनर्जी कन्वर्जन कैसे हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रही है, एनर्जी का कन्वर्जन कैसे हो रहा है सिस्टम ए में सिस्टम बी से वर्क में, तो सिस्टम से वर्क में या वर्क से सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए ये फेल हो गया। इट कैन नॉट बी ड्राइव लाइक ए अदर लॉ। अब इसका कोई उसने बोला कि इट कैन नॉट बी ड्राइव लाइक अदर लॉ, इसका कोई डेरिवेशन नहीं होता है अदर लॉ के अकॉर्डिंग। जैसे ऑल लॉ होते हैं तो उनका डेरिवेशन दिया जाता है, जो मैथमेटिकल डेरिवेशन होता है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं होता है। इट कैन नॉट टेल अदर काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, इट कैन नॉट टेल अदर काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर उसने बताया कि जस्ट टेल थर्मल इक्विलिब्रियम, ये किसी और प्रकार के इक्विलिब्रियम को नहीं बताता है, सिर्फ थर्मल इक्विलिब्रियम को बताता है, ना प्रेशर को बता रहा है ना और किसी इक्विलिब्रियम को नहीं बता रहा है, सिर्फ थर्मल इक्विलिब्रियम को बता रहा था। जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर की इक्विलिब्रियम को बता रहा था जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ क्या था, अब देखिए जीरोथ लॉ सबसे पहले आप समझिए जीरोथ लॉ क्या था। जीरोथ लॉ का कोई डेरिवेशन नहीं होता है, उसने एक सिस्टम दिया। अब सिस्टम ए बी सी तीन सिस्टम दिए, तीन सिस्टम को उसने बताया तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में। वो किसी और सिस्टम किसी और क्यों नहीं बता रहा, सिर्फ इक्विलिब्रियम बताना है हमें, और कुछ डायग्राम बनाया उससे आप थ्योरी लिख सकते हैं। फिर सिस्टम ए बी सी डी अपने अकॉर्डिंग तीन सिस्टम का नाम दे दीजिए, उसके टेम्परेचर सबके साथ टी टी लगा दीजिए, टी सी टी है टी बी, ए बी सी सिस्टम हो गया, टेम्परेचर टी हो गया, टेम्परेचर आ गया। फिर उसके बाद उसकी इक्वलिटी लिख दी, फिर लिमिटेशन लिख दी। लिमिटेशन में यही लिखना है, कुछ और नहीं लिखना, कि वो सिर्फ इक्वलिटी को, टेम्परेचर की इक्वलिटी की बता रहा है, ट्रांसफर नहीं बता रहा है, एनर्जी का कन्वर्जन नहीं बता रहा है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं होता है, और ये सिर्फ थर्मल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता है, किसी और इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन नहीं करता है। बस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में इतना ही था। फिर उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो होता है उसका डेरिवेशन होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क और सिस्टम पे बेस होता है कि एनर्जी उसकी हीट ट्रांसफर होती है, वर्क में ट्रांसफर होती है। एनर्जी neither create neither destroy, it just can be transfer। तो एनर्जी पर डिपेंडेंट होगा, एनर्जी हीट में ट्रांसफर होगी, एनर्जी वर्क में ट्रांसफर होगी। तो उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एनर्जी को ना तो neither create neither destroy, ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, इसे सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। According to first law of thermodynamics, energy will be same। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है उसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सल होता है उसकी एनर्जी सेम होती है। इट में बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, दैट इज व्हाई इट्स आल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक या लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ओके, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है उसको लॉ ऑफ कन्वर्जन एनर्जी भी कहा जाता है, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अब देखिए जो यूनिवर्स होता है, एक यूनिवर्स मान लीजिए ब्रह्मांड एक यूनिवर्स है, तो इसकी एनर्जी सेम है। अब इसके अंदर सिस्टम, एक सराउंडिंग है, सराउंडिंग एरिया इस तरीके से मान लीजिए सिस्टम की फैक्ट्री मिल वगैरह ये सारी सिस्टम हो गया, फिर उसका सराउंडिंग एरिया हो गया, बहुत सारा स्पेस आ गया, जैसे पहाड़ नदी ये है, तो एक यूनिवर्स पूरा का पूरा यूनिवर्स हो गया। उसने ये डायग्राम के द्वारा उसने दिखाया कि यूनिवर्स है, उसकी एनर्जी, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी सेम है। तो यदि ये वाला ये यूनिवर्स हुआ ना, फिर जो बीच का एरिया है वो सराउंडिंग एरिया आ गया, फिर एक उसके बीच में गोल गोल सिस्टम आ गया। उसने कहा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉयड हो सकती है ना ही क्रिएट हो सकती है, ये सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। कि द यूनिवर्स according to first law of thermodynamic, universe energy will be same, it may be extend between the surrounding area and system, या सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम। ये सिर्फ सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में एक्सचेंज हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, क्रिएट या डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकती है।
इसको ही लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कहा जाता है या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहा जाता है। उसका एक उसने डेरिवेशन दिया, रिप्रेजेंटेशन। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा म्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा म्यू यहाँ पर डेल्टा ई लिख लीजिए, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, जहाँ पे डेल्टा ई एक एनर्जी होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एनर्जी होती है। वहीं क्यू की अगर इंटरनल एनर्जी है, वहीं क्यू की अगर बात करें हम, क्यू हीट है, हीट है जो हीट एडेड की गई है। डब्ल्यू जो होता है वर्क डन बाय सिस्टम, जो सिस्टम के द्वारा काम किया गया है वो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो ये हीट हमने ऐड की है, मतलब जो टेम्परेचर को डिक्रीज किया उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई या डेल्टा म्यू होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिफाइन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क डन बाय सिस्टम। देखिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है वो इंटरनल चेंज एनर्जी को डिफाइन करता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में चेंज करता है। हीट एंड वर्क डन सिस्टम को डिफाइन करता है। हीट एंड वर्क डन सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, जो सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है, हीट और इंटरनल एनर्जी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेन करता है। इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई हो गई, क्यू हीट हो गई, डब्ल्यू वर्क डन बाय सिस्टम, जो सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया है। अगर उसके डेरिवेशन की बात करें फॉर ओपन क्लोज सिस्टम, डेरिवेशन टू टाइप, एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब जो सेपरेटेड होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ ओपन क्लोज सिस्टम, ये ओपन तथा क्लोज, ओपन भी हो सकता है क्लोज भी हो सकता है। सिस्टम हैविंग एनर्जी, ये ऑब्जर्व हीट क्यू। उसने कहा मान लीजिए सिस्टम ए है कोई, उसके बाद हीट ऑब्जर्व होती है क्यू, तो उसकी नेट अमाउंट होगी ई ए प्लस क्यू। द नेट अमाउंट ऑफ हीट ई ए प्लस क्यू। यदि कोई सिस्टम ए है तो उसके पास जो उसकी हीट होगी, जो हीट एडेड की गई है उसको क्यू बोला उसने। अब फिर मान ली द नेट अमाउंट ऑफ हीट, द नेट अमाउंट, अब हीट की जो नेट अमाउंट होगी ई ए प्लस क्यू हो जाएगी, इक्वेशन जिसको हम इक्वेशन ए बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है वर्क डन बाय सिस्टम डब्ल्यू। यदि मान लीजिए सिस्टम बी है, इफ सिस्टम बी हैविंग एनर्जी ई बी, इफ सिस्टम बी हैविंग एनर्जी ई बी, सिस्टम बी हैविंग एनर्जी ई बी, यदि सिस्टम बी के पास एनर्जी ई बी हो और वर्क डन बाय सिस्टम, वहां तो हीट आ गया सिस्टम ए में कि एडेड हीट ई प्लस क्यू, अब आ गया वर्क डन बाय सिस्टम। यदि सिस्टम बी हो, सिस्टम बी एनर्जी हैविंग एनर्जी ई बी, तो वर्क डन बाय सिस्टम डब्ल्यू ई बी माइनस डब्ल्यू, ई बी प्लस डब्ल्यू, ए प्लस क्यू ई बी प्लस डब्ल्यू इक्वेशन 2। आप डेरिवेशन में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। थोड़ा मैंने लॉन्ग करने की वजह से, तो थोड़ा समझाने की वजह से थ्योरी लिख दिया। आप थ्योरी मत लिखिए, आप लिख दीजिए कि डेरिवेशन फॉर ओपन क्लोज सिस्टम, सिस्टम है हैविंग एनर्जी ई ए, हीट एडेड क्यू, फिर उसके बाद सिस्टम भी हैविंग एनर्जी ई बी, वर्क डन बाय सिस्टम डब्ल्यू ई ए प्लस क्यू ई बी प्लस डब्ल्यू। अब दोनों को इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को दोनों को एक साथ रखने में फ्लो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अब ई ए प्लस क्यू इज इक्वल टू ई बी प्लस डब्ल्यू, ये दोनों इक्वल टू हो जाए। अब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ा था, डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू माइनस के डब्ल्यू होता है, और जब क्यू माइनस के डब्ल्यू होता है तो अब जो इजिकल टू होता है, ये जैसे इजिकल टू आप यहां लाते हो, ये प्लस क्यू इज इक्वल टू ई बी प्लस डब्ल्यू। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है, हीट क्यू माइनस डब्ल्यू होती है। अब जो यहाँ पर जो लिखा जाएगा ई ए माइनस ई बी इज इक्वल टू, ई बी को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, क्यू को जैसे आप यहाँ ट्रांसफर करो, क्यू माइनस डब्ल्यू, ई ए माइनस ई बी इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, जहाँ ई ए ई बी इज इक्वल टू डेल्टा ई होता है,
ई ए माइनस ई बी की वैल्यू डेल्टा ई होती है, क्यू माइनस डब्ल्यू हम ऐसे ले लेते हैं, तो हमारे पास डेरिवेशन आ जाता है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है ओपन क्लोज सिस्टम। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होती है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू फॉर ओपन क्लोज सिस्टम। ओके, यही अगर हम डेरिवेशन आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो क्यू होता है ना, क्यू की वैल्यू 0 आ जाती है, तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू लिया जाएगा। वही सेम चीज लिखिए, डेरिवेशन फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम है हैविंग एनर्जी ई है, सिस्टम भी हैविंग एनर्जी ई बी, heat at Q, work done by system W, EA plus Q, EB plus W, EB plus W, EA plus Q और EB को दोनों एक इक्वेशन, एक को इक्वेशन दो मेरा, दोनों एक साथ रखने पर EA plus Q is equal to E plus W। और फिर उसके बाद इसको माइनस में करने की, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमें अप्लाई करना है, प्रिंसिपल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, E a माइनस बी इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब जब डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, बट फॉर आइसोलेटेड सिस्टम क्यू इज इक्वल टू 0, देन डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ये सारी चीजें बस यही, और कुछ नहीं करना है इसमें। क्यू इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हो गई, वो ओपन क्लोज सिस्टम के लिए इक्वेशन हो गई, जहां पे डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, डब्ल्यू वर्क डन बाय सिस्टम हुआ। फिर उसके बाद हम लिमिटेशन की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डज नॉट टेल अबाउट द सोर्स ऑफ हीट एंड डायरेक्शन ऑफ हीट। उसने कहा कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है, वो एनर्जी के ट्रांसफर को तो आपको दिखा रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर बता रहा है, लेकिन हीट का सोर्स होता है उसके बारे में कोई नहीं बताता कि हीट का सोर्स क्या है, जो टेम्परेचर जो आ रहा है वो किस सोर्स से इंक्रीज हो रहा है, किस सोर्स से डिक्रीज हो रहा है, ना ही हीट की डायरेक्शन को भी बताता है कि हीट की डायरेक्शन क्या है। तो उसने कहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट टेल अबाउट द सोर्स ऑफ हीट एंड डायरेक्शन ऑफ हीट। ना तो हीट की डायरेक्शन को बता रहा है, ना ही हीट के सोर्स को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता रहा है। वर्क कन्वर्ट इनटू हीट, बट हीट डज नॉट कन्वर्ट इनटू वर्क, इट डज नॉट एक्सप्लेन कि वर्क हीट में कैसे कन्वर्ट होती है, लेकिन हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया उसने। उसने कहा कि जो वर्क होता है, वर्क हीट में तो कन्वर्ट हो रहा है, वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही है। जब तो अगर हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई, जब तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आया, सिर्फ वर्क हीट वहां से कांस्टेंट हो गई। जब जीरो वैल्यू हो गई तो एक तरीके से मान लीजिए कांस्टेंट हुई। जब कांस्टेंट हो गई तो उसने कहा कि जो वर्क होता है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही है। और ये हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, इस चीज को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर उसके बाद दिया गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, इसके सेकंड लॉ का कोई, ये भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी गई थी, सिर्फ एक्सपेरिमेंट को उसको डिफाइन किया, इसका कोई डेरिवेशन नहीं होता है। इसका कंक्लूजन लिमिटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का डेरिवेशन होता है, ये एंट्रोपी पे बेस होता है, इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, मतलब वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, 23 मिनट की हो चुकी है। ओके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा या प्लेलिस्ट बना दूंगा फिजिकल केमिस्ट्री की पूरी, आप वहाँ से देख लेना।